हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इग्नू टिप्स की इस यूट्यूब फैमिली में। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा, जो सब्जेक्ट होगा डिस्कशन का आज का, वो होगा BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग। ठीक है, आज मैं आप लोगों से दो चार प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अब ये वाला जो BHDLA 135 का वीडियो सेशन है दोस्तों, बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 2-3 वीडियो लेक्चर्स और आएंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग लगभग समाप्त होने वाले। ठीक है, और एक दो मॉडल पेपर मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग उसको बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बना पाएंगे आप लोग पहले तो व्हाट्सएप कर देना, मैं उन सभी आंसर्स को चेक कर लूँगा। अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट आंसर्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए भी डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी होने की वजह से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि भाषा में संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि संधि क्या है भाषा के अंतर्गत, उस संधि के बारे में आप हमें बतलाइए और कुछ उदाहरण देकर हमें समझाइए कि संधि क्या है। ठीक है, तो पहले मैं भाषा में संधि से बात करने से पहले मैं आपसे संधि के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, दरअसल संधि क्या है? देखिए दोस्तों, संधि का सीधा सीधा मतलब होता है समझौता, जो कि दो पक्षों के बीच में होती है, दो व्यक्तियों के बीच में होती है। ठीक है, या दो वस्तुओं का समझौता होता है। इस तरह से जो भी समझौते हैं वो सभी संधि के अंतर्गत आएंगे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, राम के पास 7 रुपए थे। ठीक है, राम के पास 7 रुपए एवं सीता सीता के पास 5 रुपए था। ठीक है, सीता के पास 5 रुपए, समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, राम को एक व्यापार की शुरुआत करनी थी जिसमें उसे 12 रुपए चाहिए थे, जबकि सीता को भी एक व्यापार की शुरुआत करनी थी जिसमें उसे भी 12 रुपए चाहिए थे। उसी व्यापार की शुरुआत करनी थी जिसकी शुरुआत राम करना चाह रहा था। ठीक है, तो अब राम के पास 5 रुपए जुटाना मुश्किल था, जबकि सीता के पास भी 7 रुपए जुटाना मुश्किल था। ठीक है, तो अगर ये राम और सीता आपस में मिल जाए तो दोनों ने मिलकर 12 रुपए की पूंजी बना ली, और इसी 12 रुपए की पूंजी से उन्होंने समझौते के तौर पर, संधि के तौर पर एक सामूहिक व्यापार की शुरुआत कर दी, और इस संधि में, इस समझौते में इन दोनों को फायदा होने लगा। तो इसे ही हम लोग सामान्य तौर पे संधि कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को भाषा में संधि के बारे में बता देता हूँ ये क्या है। ठीक है, दरअसल देखिए दोस्तों, हम लोग भाषा में संधि उसे कह सकते हैं, या फिर हम भाषा में संधि तब कह सकते हैं जब आपस में दो समीपवर्ती वर्णों का मेल हो और उस मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो वही संधि कहलाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा सार्थक विकार उत्पन्न हो। ठीक है, दरअसल होता क्या है कि अगर आप लोग किसी ऐसे वर्ण को जोड़ देंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ ही ना निकले तो वह संधि नहीं कहलाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, राम जोड़ अन्न। ठीक है, राम जोड़ अन्न। ठीक है, यहाँ पर संधि हो रही है, दीर्घ संधि, ओ जोड़ ओ बराबर आ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ रामानंद होगा। ठीक है, रामानंद कोई सार्थक शब्द नहीं है, जबकि रामानंद सार्थक शब्द है। अगर हम लोग यहीं पे लिख दे राम जोड़ आनंद, ठीक है, तो यहाँ पर रामानंद एक सार्थक शब्द होगा। यहाँ पर ओ और अ दो वर्णों के मेल से सार्थक विकार उत्पन्न होगा राम और आनंद में, तभी रामानंद बनेगा। जबकि यहाँ पर राम और अन, यहाँ पर ओ और अ दोनों विकार तो उत्पन्न होगा किंतु वह सार्थक नहीं होगा, क्योंकि राम और अन से रामानंद बनेगा, रामानंद का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी समीपवर्ती वर्ण, दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलकर सार्थक विकार उत्पन्न करते हुए एक सार्थक शब्द का निर्माण करे तो उसी विकार को हम लोग क्या कह सकते हैं, संधि कह सकते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं कुछ उदाहरण से आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, धर्म जोड़ अर्थ से धर्मार्थ बना है, अ जोड़ ओ, जैसे इस धर्म में अ छिपा हुआ है। ठीक है, अंतिम में मो के अंतिम में अ छिपा हुआ और यहाँ पर अ तो है ही, तो अ जोड़ अ मिलकर आ बन गया और धर्मार्थ शब्द का निर्माण हो गया, और यह सार्थक विकार है। ओ और अ के सार्थक विकार से जो उत्पन्न शब्द धर्म और अर्थ, धर्म जोड़ अर्थ से धर्मार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे मुझे इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि स्वर संधि और व्यंजन संधि इन सब चीज़ों के बारे में तो वस्तुतः
दो तीन वर्ग से ही, दो तीन क्लास से ही बताया जाता है स्टूडेंट को, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। अब देखिए संधि के वस्तुतः तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम उस संधि को कहते हैं जब दो स्वरों के मेल से सार्थक विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब किसी दो स्वरों का सार्थक मेल हो जाता है और उससे जो अर्थ में परिवर्तन आता है या फिर नए शब्द का निर्माण होता है, तो वही स्वर संधि कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया, देखिए दोस्तों, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। देखिए यहाँ पर सूर्य में हर्ष सॉरी ओ, और फिर उदय में हर्ष ओ जोड़ उ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ओ जोड़ ई मिलकर ए, जैसे सूर्य जोड़ इंद्र, ओ यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ओ जोड़ ई बराबर ए, सुरेंद्र का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे स्वर संधि क्या है। और वस्तुतः स्वर संधि 5 तरह के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। मैं चाहता तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आप लोगों से करता, ठीक है। और इसके कुछ सूत्र भी होते हैं संस्कृत के अनुसार, ठीक है, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से करता, किंतु आप लोगों का जो डिमांड है प्रश्न में, जो भी प्रश्न में कहा जा रहा है, मैं बस उसी पे चर्चा भी करने वाला हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे है व्यंजन संधि। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब दो वर्ण, ठीक है, आपस में मिलते हैं, तो वो जो वर्ण होते हैं, या तो दोनों के दोनों व्यंजन हो, या फिर एक व्यंजन हो अथवा एक स्वर हो, इस तरह के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है, सार्थक विकार उत्पन्न होता है, यही जो है व्यंजन संधि होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण है वागीश, ठीक है। यहाँ देखिए वागीश का एक उदाहरण है, वागीश में वाक जोड़ इस लगा हुआ, और वाक में देखिए को हलंत, यह एक व्यंजन संधि है, और इस दुर्गई जो है यह एक स्वर संधि है, और को जोड़ ई यह व्यंजन और यह स्वर मिलकर ग दुर्घी का दुर्गी, या फिर कह सकते हैं गदुर्गी का गी, इस तरह से यह वागी शब्द का निर्माण करता है। इस तरह से व्यंजन संधि वह संधि होगा जिसमें एक व्यंजन अथवा एक स्वर का सार्थक विकार उत्पन्न होगा, या फिर दोनों के दोनों व्यंजन का सार्थक विकार उत्पन्न होगा तथा एक नए शब्द का निर्माण करेगा, तो वही व्यंजन संधि कहलाएगा, ठीक है। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब विसर्ग संधि वैसा संधि होता है जिसमें कि स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, और उसमें विसर्ग का होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए निह जोड़ अपेक्ष, निरपेक्ष हुआ, और इसमें जो है अ के साथ, ठीक है, अनुस्वार का विकार हुआ, और इस वजह से निरपेक्ष शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है। अंग के साथ अ के विकार से की उत्पत्ति हुई, और इसी र की उत्पत्ति से नि जोड़ अपेक्ष मिलकर निरपेक्ष बना, ठीक है। आप लोग विसर्ग संधि भी संभवतः समझ गए होंगे। तो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि समास का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अभी अभी ऊपर मैंने संधि की चर्चा करी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो वर्णों के बीच विकार उत्पन्न होता है तो वही संधि है, ठीक है। और यहाँ पर है समास। समास क्या है, तो देखिए दोस्तों, संधि और समास में बस थोड़ा सा अंतर यह है कि संधि में वर्णों से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में शब्द पदों में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक अलग और भिन्न शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो उसे हम लोग समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए प्रतिदिन, ठीक है, यहाँ प्रत्येक और दिन दो शब्द, प्रत्येक एक अलग शब्द है और दिन एक अलग शब्द है, इन दोनों ने मिलकर विकार उत्पन्न किया और एक साधारण और छोटा सा शब्द प्रतिदिन का निर्माण कर दिया, ठीक है। जैसे माता और पिता, ये दोनों आपस में स्वतंत्र शब्द हैं, और इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ बोलेंगे माता और पिता, तो लंबा होगा। तो जब ये दोनों शब्द आपस में मिल गए, तो और मिलने की वजह से इन दोनों के बीच में एक विकार उत्पन्न हुआ, और इन्हीं विकार से माता पिता का निर्माण हो गया, और यह एक साधारण और छोटा सा शब्द है, ठीक है। तो इसी तरह समास का सीधा सीधा कार्य होता है दो शब्दों के बीच में योग को पैदा करना, मतलब दो शब्दों के बीच विकार को पैदा करके एक छोटे से शब्द का निर्माण करना जो कि सार्थक हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, यह वाला जो पार्ट है जो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो है देखिए यह छोटा है, ठीक है, और इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग समास कहते हैं। जबकि अगर हम लोग इसी समास का विस्तार रूप लिखते हैं, जब हम लोग इसी समास को विस्तारित करते हैं, जैसे माता पिता को हम लोग विस्तारित करते हैं, तो बन जाता है माता और पिता
प्रतिदिन को विस्तारित करते हैं तो प्रत्येक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब हम लोग किसी समास को विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो इसी लिखने की कला को हम लोग समास का विग्रह कहते हैं या साधारण तौर पर समास विग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वस्तुतः इस पुस्तक के अनुसार जिससे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अनुसार वस्तुतः समास के 6 परिभाषा दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। किसी के अनुसार समास हिंदी में 4 है, किसी के अनुसार समास हिंदी में 5 है, किसी के अनुसार 6 है। ठीक है, तो मैं अभी 6 पर ही चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि इस पुस्तक में 6 ही दी गई है। देखिए दोस्तों, समास जो है यह मूलतः रहते तो वही है। कोई अगर 4 कह रहा है तो वो जो 2 बाकी बचे समास है इसके अनुसार 6 है, तो किसी ने 4 कहा तो बाकी 2 कहाँ गए। ठीक है, तो ये बाकी जो 2 है, जो विद्वान 4 कहते हैं कि समास 4 है, तो ये बाकी 2 समासों को इन्हीं 4 के अंदर समाहित कर देते हैं, तो इस वजह से समास 4 हो गए। ठीक है, जो कहते हैं कि 5 समास है, जो विद्वान जिस भी विद्वान के द्वारा जिस पुस्तक में लिखी गई हो, मुझे उतना पता तो है नहीं, फिर भी मैंने बहुत सारे पुस्तकों में देखा है। ठीक है, तो जो जिस भी विद्वान के द्वारा कहा जाता है कि समास 5 है, तो बाकी एक समास, जैसे कि इस पुस्तक में 6 है तो बाकी एक समास कहाँ गया, तो इस एक बचे हुए समास को उस विद्वान द्वारा इसी 5 में से किसी एक के अंदर समाहित कर दिया जाता है। ठीक है, वस्तुतः यहाँ पर 6 समासों की चर्चा की गई है, मैं 6 समास के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यह समास ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा समास जिसका पहला पद मतलब पहला शब्द प्रधान हो और सारा पद अव्यय की तरह कार्य करे, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया, आजीवन, यह एक समास है। ठीक है, जब हम लोग इसका विग्रह करते हैं, जब इसका विस्तारित रूप हम लोग लिखते हैं, यह है जीवन तक। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है प्रथम पद, तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो जीवन है यही है प्रथम पद। ठीक है, और ये जो तक है यही है बांध वाला पद। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह जीवन को पूर्व पद कहेंगे जबकि तक को उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, तो यह जीवन जो है इस समास विग्रह में क्या है, प्रधान है। ठीक है, और यही प्रधान है, और बाकी जो तक है यह जो है इस समास विग्रह में अव्यय की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, थोड़ा मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ उत्तर पद प्रधान हो और कर्ता को छोड़कर सभी कारकों की विभक्ति का लोप हो। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास वैसा समास होता है जिसका कि अंतिम पद जो है वह प्रधान होता है, मतलब अंतिम पद मुख्य होता है, और जो कर्ता होता है उसको छोड़कर जितनी भी विभक्ति होती है उन सबों का लोप हो जाता है, मतलब उन सबों का विनाश हो जाता है जब हम लोग समास बनाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर दीनानाथ है। ठीक है, इसी दीनानाथ का समास विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है दीनों के नाथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें, इसमें देखिए यहाँ पर के संबंध कारक का इस्तेमाल हुआ है, का के की रारेरी या संबंध कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर के विभक्ति चिन्ह है। जब हम लोग इसी समस्त पद का समास विग्रहिक पद का समास बनाते हैं तो देखिए इस के चिन्ह का लोप हो जाता है और बन जाता है दीनानाथ। तो तत्पुरुष समास के डेफिनेशन में, परिभाषा में भी यही कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ कर्ता और उत्तर पद को छोड़कर, ठीक है, कर्ता एवं उत्तर पद को छोड़कर बाकी सभी चीजों का लोप हो जाता है, मतलब विनाश हो जाता है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं दीनों के नाथ से जब हम लोग समास बनाए तो ये बन गया दीनानाथ, और इसमें से जितने भी पद थे सबका पद कहें या फिर चिन्ह कहें सब समाप्त हो चुका है, बाकी सिर्फ बचे कौन, तो कर्ता बच गया और उत्तर पद बच गया। देखिए पूर्व पद और उत्तर पद की चर्चा मैंने ऊपर में ही कर ली। पूर्व पद पहला पद होता है जबकि उत्तर पद अंतिम पद होता है। देखिए तो नाथ, यहाँ पर नाथ कहा गया। देखिए यहाँ पर कहा गया कि तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब अंतिम पद। तो यहाँ दीनों के नाथ, मतलब दीन मीन्स यहाँ पर है, दीन का मतलब होता है गरीब, और नाथ का मतलब होता है भगवान, मतलब यहाँ पर गरीबों के भगवान। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कौन है, मुख्य है। ठीक है, प्रधान कौन है, भगवान है, जबकि दीनों गरीब, गरीब करता है। ठीक है, गरीबों के भगवान। ठीक है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो गरीबों के भगवान है वही दीनानाथ हैं। ठीक है, आप लोग तत्पुरुष समास समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि आप सबों को पता होगा कि हमें या हमारे पास इतना समय नहीं है
कि हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर सके, ठीक है, क्योंकि हमें अभी अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही कुछ करना है, ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। वैसे इसका तो बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक अध्ययन होता है, इसका तो एक विस्तार पूर्ण अध्याय है जिसका आप लोग अध्ययन करें तो कम से कम 2 वीडियो तो जरूर लग जाएगा, 2-3 वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग वो पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बता देना, मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा पूरा का पूरा समास, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्मधारय समास के बारे में, ठीक है। कर्मधारय समास क्या है? तो कर्मधारय समास वैसा समास होता है जिसमें कि विशेषण और विशेष्य का भाव होता है या फिर उपमेय या उपमान का भाव होता है, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि विशेषण विशेष्य का महत्व होता है, क्योंकि अधिकतर कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य को ही देखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर विशेषण विशेष्य को लेकर ही चलूंगा, ठीक है। अब थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या लिखा गया, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से पुस्तक के अनुसार समझा सकूं। यहाँ पर उदाहरण है कर्मधारय समास का चंद्रमुख, मतलब चंद्रमा के समान मुख वाला, ठीक है, पहला है। और है पीताम्बर पीला अंबर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को विशेषण के बारे में अभी अगले ही प्रश्न में बता दूंगा कि विशेषण क्या है, ठीक है। और विशेष के बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले विशेषण की बात कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो तो विशेषण है, ठीक है। किंतु जो शब्द, ठीक है, विशेषण की विशेषता बतलाए वही शब्द विशेष्य है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए चंद्रमुख, यह एक समास है और यह कर्मधारय समास है। जब हम लोग इसका समासिक विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो ये बन जाता है चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। और यहाँ है पीताम्बर पीला अंबर, ठीक है, पीला अंबर। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ विशेषण विशेष्य का भाव होता है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पीला यह जो है विशेषण है, ठीक है, और अंबर जो है विशेष्य। अब कैसे विशेष्य मैं जरा बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा डिलीट कर दूं। देखिए दोस्तों, मैंने बात करी पीला विशेषण है, ठीक है। जब पीला विशेषण है तो यह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। पीला अंबर मतलब पीला कपड़ा, ठीक है, अंबर मीन्स कपड़ा होता है, ठीक है। कपड़े की विशेषता कौन बतला रहा है, ठीक है, तो यह जो है कपड़े की विशेषता यहाँ पर पीला बतला रहा है कि कपड़ा जो है वह पीला है, ठीक है। अब वही समय, अब कौन सी चीज पीली है, मतलब कौन सा चीज पीला है, यह बात कौन कह रहा है हमसे? तो हमसे यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि पीला क्या है, तो कपड़ा पीला है। तो यहाँ पर अंबर जो है यही विशेष है, ठीक है। और साधारणतः विशेष जो है वह संज्ञा हो सकता है, ठीक है। आप लोग कर्मधारय समाज फिर समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग द्विगु समास की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे जान लीजिए कि वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्या के रूप में लिखा गया हो, तो वैसा समास जो है द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ नवग्रह लिखा गया है और त्रिलोक लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए नवग्रह यह जो है द्विगु समास है। यहाँ देखिए पहला पद नव जो है यह 9 को दर्शा रहा है और यह संख्यावाचक है। और जब हम लोग इसी का विग्रह कर लेते हैं तो 9 ग्रहों का समूह, यहाँ देखिए 9 जो है यह भी क्या है, विशेषण है, ठीक है, और यह संख्यावाचक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो द्विगु समास भी यहीं पे खत्म होता है। और पांचवा जो समास है द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है और हम लोग इसको क्या करते हैं, जब इसका विग्रह करते हैं तो वहां पर हम लोग विग्रह के दरमियान और अथवा या एवं का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे पाप पुण्य, तो जब हम लोग इसका विग्रह करते हैं तो पाप और पुण्य, तो ऐसे समास जो भी होंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब अंतिम जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। देखिए ये ऐसा समास होता है जिसका दोनों पद ही प्रधान होता है और ऐसे समास एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं हम सबों को। चलिए मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ कैसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, नीलकंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, आप सबों को पता है कि शिव का कंठ नीला है और यहाँ पर लिखा गया है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। आप जानते हैं नीला है कंठ जिसका एक ही है संसार में, शिव। तो यह जो नीलकंठ समास है बहुब्रीहि जो है, इसका अर्थ किसी दूसरे की ओर ही इशारा कर रहा है, ठीक है, किसी विशेष चीज की ओर इशारा कर रहा है। तो विशेष वस्तु व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है, तो इसीलिए यह बहुब्रीहि समास है। जैसे पीताम्बर, ठीक है, यहाँ देखिए पीताम्बर पीले अंबर वाला, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति पीला कपड़ा धारण करता हो। तो आप सभी जानते हैं कि पीला कपड़ा सबसे पहले विष्णु जी ने धारण किया था, इसलिए यहाँ पर विष्णु व्यक्ति विशेष को इंगित किया जा रहा है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, बहुब्रीहि और कर्मधारय इन दोनों समास में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे जो हैं अक्सर भ्रामक स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए इस तरह का भ्रम बिल्कुल ना करें। यहाँ पर देखिए एक अलग ही अर्थ आ जा रहा है, ठीक है, मतलब बहुब्रीहि समास एक ही वैसा होता है जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं
कि उसका समास विग्रह करने पर, मतलब बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करने पर एक विशेष अर्थ मिल जाता है, ठीक है। तो वैसा समास बहुव्रीहि समास है। तो ये प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि विशेषण से क्या आशय है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं अगले प्रश्न में विशेषण के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगा, तो मैं आप लोगों को विशेषण के बारे में बतला देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला कोई भी शब्द विशेषण कहलाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि काली गाय अधिक दूध देती है, यहाँ पर एक उदाहरण है, ठीक है। आप सबों को पता है कि गाय जो है यह संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जबकि इसी के पीछे यह जो काली लगी गई है, लगा दी गई है, यह क्या है, यह विशेषण है, ठीक है। और यह विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है, तो इस गाय की विशेषता बतला रहा है कि यह काली है, ठीक है। और गाय क्या है, संज्ञा। मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया कि वैसा कोई भी शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, गुण को बतलाए या गुण को बतलाए, वही शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर गाय संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है, काली। तो यह ये बतला रहा है कि काली गाय जो है यह अधिक दूध देती है, मतलब काली जो है यह क्या है, विशेषण है, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसी तरह दूसरा उदाहरण भी है, दो छात्र उपस्थित हैं, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। छात्र संज्ञा है और इसमें यह जातिवाचक संज्ञा है और इसके पीछे दो लगा दिया गया और यह एक विशेषण है जो कि छात्र की विशेषता बतला रहा है कि छात्र दो है, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं विशेषण के भेद कितने हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, विभिन्न विभिन्न वैयाकरण, जो भी व्याकरण लिखने वाले हैं उन सभी में मतभेद है। कोई 4 लिखते हैं, कोई 5 लिखते हैं, कोई 6 लिखते हैं। मैं खुद कंफ्यूजन में रहता हूँ कि विशेषण वस्तुतः कितने हैं, ठीक है। दरअसल होता कुछ नहीं है, विशेषण उतने ही है, बस क्या होते हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या होता है कि उनका जो संयोजन है, उनका जो विभाजन है, अलग अलग तरीके से होता है। विशेषण तो वही है, ठीक है। बस क्या होता है कि जब किन्हीं के द्वारा 5 का विश्लेषण किया जाता है तो उनका जो एक एक्स्ट्रा होता है वो इन्हीं में से कोई निकला हुआ होता है, या फिर जिनका 4 होता है कि जो जो मतलब कोई बोलते हैं कि 4 विशेषण है, तो वो क्या करते हैं, एक 5वां जो एक्स्ट्रा विशेषण है उसको किसी चौथे के अंदर ही समाहित कर देते हैं, अंदर में डाल देते हैं, ताकि विभाजन ज्यादा ना हो और फिर बच्चे को आसानी भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिया गया, मैं 4 के बारे में ही आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण ऐसा विशेषण होता है जो कि किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बतलाता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यह विशेषण जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई इत्यादि को दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा विशेषण गुणवाचक विशेषण है। जैसा कि उदाहरण है, मोहन सुंदर बालक है। तो मोहन एक बालक है और वो कैसा है, सुंदर है। बालक जैसा आप लोगों को पता है कि यह जातिवाचक संज्ञा है, जबकि मोहन यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर बालक व्यक्तिवाचक संज्ञा और मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है, ठीक है। तो मोहन सुंदर बालक है, यहाँ पर ये है। तो देखिए ये जो सुंदर है यह विशेषण मोहन की विशेषता बतला रहा है, इसके गुण को बतला रहा है कि यह मोहन जो है सुंदर है, ठीक है। राम परिश्रमी है, यहाँ राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इस राम व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बतला रहा है यह परिश्रमी शब्द की, राम जो है परिश्रमी है, मतलब परिश्रमी विशेषण जो है यह राम की यह विशेषता बतला रहा है, राम का यह गुण दिखला रहा है कि यह गुणवाचक, यह गुणी है, राम गुणी है, ठीक है। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशिष्टता को या फिर विशेषता को प्रकट किया जाता है तो वही परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि उदाहरण है, देखिए पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। मतलब यहाँ पर एक कोई पहलवान है, ठीक है। या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं कि यह अभी जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहलवान कोई भी हो सकता है, पहलवानों का समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे पिता है का प्रयोग किया गया तो हमें लगता है कि एक वचन संज्ञा है और फिर यह जो है कोई व्यक्तिवाचक हो सकता है, ठीक है। तो पहलवान जो है रोज 4 किलो दूध पीता है। यहाँ देखिए यह जो 4 किलो है, ठीक है, यह क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। और यह क्या परिमाण दिखा रहा है कि एक पहलवान जो 4 केजी दूध, 4 किलो दूध पी जाता है, मतलब दूध की विशेषता जो है इस 4 किलो के द्वारा बतलाई जा रही है कि दूध जो है 4 किलो रोज एक पहलवान पी जाता है, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं संख्यावाचक की। देखिए दोस्तों, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध करवाया जाता है तो वैसा जो शब्द है संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आज मैंने 4 केले खा लिए, ठीक है।
तो यह जो 4 है यह क्या विशेषता बतला रहा है, यह केले की विशेषता बतला रहा है। और यह केला जो है यह संज्ञा है, ठीक है। और यह गुच्छे में होता है, आप लोग देखेंगे हत्था कहते हैं या घौर कहते हैं हम लोगों के इलाके में, ठीक है। तो यह जो है हम ये कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ महीने, यहाँ देखिए ये जो महीने है यह सर्वनाम भी है। तो यहाँ देखिए एक यह 4 जो है महीने सर्वनाम की भी विशेषता बतला रहा है और केले की भी विशेषता बतला रहा है। तो इस तरह यह संख्यावाचक है। और संख्यावाचक क्या होता है कि जिसमें कि संख्या संबंधी विशेषता का बोध हो जाए, ठीक है। अब चौथा जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। हम ये कह सकते हैं कि वैसे सर्वनाम जब कभी भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह किताब उठा दो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुआ शब्द, ठीक है, सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर है कि यह किताब उठा दो, किताब जैसा कि आप सभी जानते हैं यह संज्ञा है। और इसी संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, यह बता रहा है कि किताब को उठा दो, मतलब यह जो किताब गिरी हुई है इसको उठा दो। तो किताब संज्ञा है और इस किताब की जो विशेषता है वह किसके द्वारा बतलाया जाता है, तो वो यह के द्वारा बतलाया जाता है कि यह किताब जो है गिर गया, इसे उठा दो। तो यह सर्वनाम यहाँ पर यह सर्वनाम नहीं है। यह जो सर्वनाम यहाँ पे दिखाया गया है कि यह किताब उठा दो, यहाँ पर यह जो है सर्वनाम लग रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर यह सर्वनाम नहीं है। यह जो है यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा।